हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल। हल्ला बोल, सफदर हाशमी की मौत और जिंदगी। हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल। 80 का दशक, दिल्ली का मजदूर वर्ग। ऊंची नीची टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पे लिए दौड़ जाते हैं राजा का डोला। अपने जिस्म के फूल पसीने के बल पे चलत ही डोला। ऊंची नीची सड़कों पे लिए हम जाते हैं राजा का डोला। अपने जिस्म के खून पसीने के बल पे चलत ही डोला। डोला 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 ऊंची नीची टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पे लिए दौड़ जाते हैं राजा का डोला। अपने जिस्म के खून पसीने के बल पे चलत ही डोला। हैया ना हैया ना हैया ना हैया हैया ना हैया ना हैया ना हैया रेशमी लिबासों में सज के बैठे हैं ढोले के भीतर काज और जगमग जगमग करते हैं सर पे सोने चांदी का ताज। रेशमी लिबासों में सज के बैठे हैं ढोले के भीतर आज और जगमग जगमग करते हैं सर पे सोने चांदी का ताज। हाय मोर बिटुआ के नंगे बदन को ढकने को नहीं एक चोला। हाय मोर बिटुआ के नंगे बदन को ढकने को नहीं एक चोला। अखियों में पानी आए फिर भी चलत जाए मनुआ को बांधी डोला। ऊंची नीची टेढ़ी मेढ़ी सड़कों के लिए दौड़ जाते हैं राजा का डोला। अपने जिस्म के खून पसीने के बल पे चलत ही डोला। हैया ना हैया ना हैया ना हैया 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 ना डोला डोला हैया ना हैया ना हैया ना हैया हैया ना हैया ना हैया ना हैया डोला 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 डोला। मजदूरों को ये बात बताने की जरूरत नहीं होती कि उनका शोषण किया जा रहा है। घर पे काम करने वाली औरतों को मालूम होता है कि वो कितनी मेहनत करती हैं और बदले में उनको कितना कम मिलता है। जब कोई मालिक वासना भरी नजरों से उन्हें देखता है तो वे जानती हैं कि ये उनके साथ एक तरह की हिंसा है।
रिक्शे वाले अच्छी तरह जानते हैं कि दिल्ली की 45 डिग्री की तपती दोपहरी में शरीर की एक एक पेशी से रिक्शा खींचना क्या होता है। रोजाना 140 औद्योगिक पुर्जों पर पॉलिश करने वाले घर खाता मजदूर जानते हैं कि वे जिन केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वे उनके जिस्म को भी छींचते जा रहे हैं। एक दिहाड़ी राजगीर जानता है अपना श्रम बेचने के लिए सड़क किनारे खड़े रहने का मतलब है समय को अपना दुश्मन बना लेना। सेक्स वर्कर्स पुरुषों को शारीरिक सुख बेचती हैं, मगर उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि यहां खरीदने वाला बदनाम नहीं होगा, बेचने वाली ही बदनाम होगी। हाथ से मैला उठाने वाले भयानक गंदगी से भरे सीवरों में उतरते हैं, जबकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि बाकी समाज की नजर में वे इंसानियत के लायक नहीं। गरीब, हाशियाई, शोषित, उत्पीड़ित जन हमेशा सब कुछ सहन नहीं करते। वक्तन फवक्तन वे अपनी जिंदगी के इन अमानवीय हालात के खिलाफ बगावत कर देते हैं। जब चीजें उनकी बर्दाश्त की हद से बाहर चली जाती हैं तो वे उठ खड़े होते हैं। ये वाकये रेत पर झाग जैसे होते हैं। उत्पीड़ितों को स्थायी बदलाव के आंदोलन में संगठित होना लाजमी है, मगर यह तभी होता है जब उनमें यह यकीन पैदा हो कि वे जीत सकते हैं। नवंबर 1988 में मैं ऐसे ही एक क्षण का गवाह रहा। उस समय दिल्ली, गाजियाबाद और फरीदाबाद के 13 लाख से ज्यादा मजदूरों ने अपनी जायज मांगों के लिए आवाज उठाई। इनमें से ज्यादातर लोग मजदूर यूनियनों के तहत संगठित नहीं थे। इस वजह से यह आंदोलन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इतने सारे असंगठित मजदूरों ने मिलकर 7 दिन की एक ऐतिहासिक हड़ताल आयोजित की। यह इसलिए नहीं हुआ कि उन्हें अचानक अपनी मांगों का औचित्य समझ में आ गया। उनकी मांगें तो स्वाभाविक रूप से जायज थी ही, बल्कि इसलिए कि कोई ऐसी शय थी जिसने उन्हें यह यकीन दिला दिया था कि अब उनकी मांगें मनवाई जा सकती हैं। जो लोग इस हड़ताल का नेतृत्व कर रहे थे उनके पास मजदूर वर्ग के स्वरूप और हालात की एक मुकम्मल समझदारी थी, इसलिए उनके पास मजदूरों को एकजुट करने के सही तरीके और नारे थे। 1988 की हड़ताल दिल्ली के इतिहास में मजदूर वर्ग की सबसे कामयाब और जुझारू कार्रवाई रही है। इस बिना पर हमें इस ऐतिहासिक संघर्ष को हमेशा याद रखना चाहिए। हालांकि अब इस आंदोलन की यादें मध्य वर्ग और अन्य तबकों की तो बात छोड़ ही दीजिए, खुद मजदूरों के जहन से भी मिटती जा रही हैं। इस हड़ताल के ब्यौरों में जाने से पहले मैं इस बात को भी जोड़ता चलूं कि 1988 की हड़ताल से पहले दिल्ली के मजदूरों ने 1986 और 87 में भी हड़तालें की थीं। यह हड़तालें दिल्ली में बढ़ती सांप्रदायिकता पर वामपंथ की एक सचेत प्रतिक्रिया का भी नतीजा थीं। 1984 के सिख विरोधी दंगों की यादें लोगों के जहन में अभी भी ताजा थीं और हिंदू दक्षिणपंथी ताकतें अयोध्या के नाम पर बड़े पैमाने पर लोगों को गोलबंद कर रही थीं। मजदूरों के बीच भी सांप्रदायिक सोच का असर हो रहा था। सांप्रदायिक सद्भाव समिति द्वारा शहर की विशाल आबादी को एक सांप्रदायिकता विरोधी मंच पर एकजुट करने की वामपंथी संगठनों की कोशिशों के बारे में मैंने इस किताब में पीछे जिक्र किया था। 80 के दशक में हुई ये हड़तालें इसी सिक्के का दूसरा पहलू थी। आज हिंदू दक्षिणपंथी ताकतें फिर उभार पर हैं। तमाम सेक्युलर और प्रोग्रेसिव लोग इस दैत्य से जूझने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं ताकि भारत के संवैधानिक और सामाजिक ताने बाने को जिंदा रख सकें। 1988 की हड़ताल सफदर की कहानी से तो सीधे तौर पर जुड़ती ही है, बल्कि आज के संदर्भ को देखते हुए भी हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम उस हड़ताल को और मुकम्मल तौर पर समझने की कोशिश करें। दिल्ली की आबादी 1941 में 9 लाख से कुछ ज्यादा ही थी, जो अगले 50 साल में 10 गुना से ज्यादा बढ़कर 1991 में 94 लाख हो गई थी। इन 50 सालों में दिल्ली की तरफ सबसे ज्यादा लोग बंटवारे के समय में आए थे। इन लोगों में मुख्य रूप से पंजाब के हिंदू और सिख शरणार्थी थे। उन्होंने शहर को इसका मौजूदा किरदार हासिल करने में मदद दी। उनकी संकटों से जूझने की ताकत, रचनात्मकता, दृढ़ता और परिश्रम ने शहर की आर्थिक शक्ल सूरत को तय किया है। बाद के सालों में और भी प्रवासी और शरणार्थी दिल्ली आते रहे। इनमें ज्यादातर गांव की जानलेवा गरीबी से पलायन करते ग्रामीण प्रवासी मजदूर होते थे।
शुरुआत में दिल्ली बंबई या कलकत्ते की तरह औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित नहीं हुआ, बल्कि मुख्य रूप से ये एक प्रशासनिक केंद्र के रूप में सामने आया। पर धीरे धीरे दिल्ली का औद्योगिक विकास भी हुआ। 80 के दशक के शुरुआती सालों तक दिल्ली के औद्योगिक क्षितिज और यहां के वर्ग संघर्ष पर 5 बड़ी कपड़ा मिलों का असर दिखाई देता है। दिल्ली क्लॉथ मिल DCM, DCM सिल्क, स्वतंत्र भारत मिल SBM, अयोध्या टेक्सटाइल मिल ATM और बिड़ला मिल BM। बड़े उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों में से तकरीबन आधे इन्हीं 5 मिलों में काम किया करते थे। दिल्ली में कुछ मझौले दर्जे की फैक्ट्रियां भी थी, मसलन दिल्ली फ्लोर मिल्स, जिसमें 250 मजदूर काम करते थे। लेकिन दिल्ली की ज्यादातर औद्योगिक इकाइयों में 30 या इससे कम मजदूर काम करते थे, यानी यहां छोटे कारखानों की बहुतायत थी। 1988 में लगभग 30% फैक्ट्रियों में 4 या इससे कम मजदूर काम कर रहे थे। जरा सोचिए, 1988 में दिल्ली के सारे कारखानों में से 7% से भी कम फैक्ट्री कानून के तहत पंजीकृत थे। इसका मतलब यह है कि दिल्ली के औद्योगिक मजदूरों की एक विशाल बहुसंख्या के पास कोई कानूनी सुरक्षा नहीं थी, और जहां थी वहां लेबर इंस्पेक्टर और लेबर कोर्ट्स में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का बोलबाला था। लिहाजा उनके फैसले और कार्रवाइयां भी मजदूरों के पक्ष में नहीं, बल्कि प्रायः मालिकों के पक्ष में ही होती थीं। लिहाजा दिल्ली के मजदूर पूंजीपति वर्ग के हाथों बर्बर शोषण का शिकार बन रहे थे। पूंजीपति न केवल सरप्लस वैल्यू निचोड़ते थे, बल्कि मजदूर फैक्ट्री के भीतर और अपनी बस्तियों और झुग्गियों में भी मालिकों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हिंसा और अवहेलना का शिकार बनते थे। मजदूरी बहुत कम थी, जिंदगी के हालात बहुत भयानक थे। 12 घंटे की पाली आम बात थी, जबकि बहुत सारे मजदूर तो रोजाना 16 घंटे तक काम करते थे। फैक्ट्री में दुर्घटना के चलते चोट और मौत आम बात थी। मुआवजे का कोई कायदा नहीं था। बहुत सारे मजदूरों को छुट्टी नहीं मिलती थी। ज्यादातर मजदूरों का रोजगार बहुत नाजुक डोर से बंधा होता था, जिसकी वजह से उन्हें बार बार नौकरियां बदलनी पड़ती थीं। बहुत सारे मजदूर वर्कर क्वार्टर्स में नहीं, बल्कि कारखाने के भीतर ही छोटे छोटे दड़बे जैसे कमरों में ही रहते थे। मालिक के साथ जरा सा भी विवाद होने पर उन्हें नौकरी के साथ साथ इन कमरों से भी हाथ धोना पड़ता था। ज्यादातर मजदूरों के नाम हाजिरी रजिस्टर में नहीं होते थे, उन्हें ठेकेदारों की मार्फत काम पर रखा जाता था। मजदूरों में महिलाओं की संख्या बहुत बड़ी थी, मगर उन्हें बराबर काम के लिए मर्दों के मुकाबले बराबर मजदूरी नहीं मिलती थी। बहुत सारी औरतों को यौन उत्पीड़न और हिंसा का भी सामना करना पड़ता था, और गर्भवती होने का मतलब था नौकरी गंवा देना। छोटे छोटे गांव से आने वाले प्रवासियों के लिए जिंदगी और भी मुश्किल थी। ऐसे बहुत सारे नौजवान निरक्षर या सिर्फ नाम पता लिखने तक पढ़े लिखे होते थे। वे गांव के कठिन हालात से भागकर शहर आए थे। यहां की भीड़, शोर, ट्रैफिक, इमारतें, जबान, हर चीज उनके लिए अनजानी और खौफनाक होती थी। शहर में आकर वे अपने परिचितों या समुदाय के दायरे में पनाह लेते थे। इन्हीं दायरों में उन्हें रहने की थोड़ी बहुत जगह और कुछ हफ्तों तक पेट भरने का जरिया मिल जाता था, मगर उन्हें मालूम होता था कि ये इंतजाम वक्ती हैं। उन्हें फौरन अपने लिए नौकरी तलाश करनी होगी। उनके लिए शहर चकाचौंध का जरिया नहीं, बल्कि सदमे का सबब था। इसी वजह से बहुत से प्रवासी शहर में आने के बाद कुछ दिन तक बाहर निकलना बंद कर देते थे या सुस्त पड़ जाते थे। कई मजदूर तो हफ्ते 10 दिन तक बोलचाल ही बंद कर देते थे। हालांकि ये सब मैं भूतकाल में बोल रहा हूं, मगर सच्चाई यह है कि हालात आज भी कुछ बेहतर नहीं है। बहुत अर्थों में हालात और खराब हुए हैं। मोदी सरकार ने तथाकथित श्रमिक सुधारों के नाम पर जो खेल खेला है, उससे मजदूरों के ऐसे कई अधिकार छिन चुके हैं जो उनके पुरखों ने अपनी जान दांव पर लगाकर हासिल किए थे। और पूंजीपति वर्ग दरअसल उसकी चांदी थी। हालांकि शिकायत करना पूंजीपति वर्ग की फितरत है और वो हमेशा सरकार के सामने हाथ फैलाए खड़ा रहता है। 80 के दशक में दिल्ली में पूंजीपतियों को 3 चीजों की गारंटी थी।
यहां बेरोजगार मजदूरों की कमी नहीं थी, जिसके चलते वे तनख्वाह कम से कम और शोषण ज्यादा से ज्यादा कर सकते थे। मजदूरों के पास उनकी हिफाजत के लिए बनाए गए कानूनों के तहत भी हिफाजत नहीं मिलती थी। और तीसरी बात, चूंकि ये मजदूर संकटों से निपटने और सामाजिक सुरक्षा के लिए अपने कुनबे, धर्म, इलाके और भाषा के नेटवर्कों और समुदायों से जुड़े होते थे, इसलिए इन नेटवर्कों के आधार पर उनको एक दूसरे से लड़वाना और बांट कर रखना भी आसान हो जाता था। ऊंची नीची टेढ़ी मेढ़ी सड़कों के लिए दौड़ जाते हैं राजा का डोला, अपने जिस्म के खून पसीने के बल पे चलते ही डोला, हैया ना हैया ना हैया ना हैया, हैया ना हैया ना हैया ना हैया, डोला 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 डोला, जुग जुग से ही डोला कांधे में चलते हैं। कमर टूट टूट जाए हो जाए हे राजा बाबू सोवते हैं निंदिया की गोद में, अपना पसीना बहा जाए हो जाए हे जुग जुग से ही डोला कांधे में चलते हैं। कमर टूट टूट जाए हो जाए हे राजा बाबू सोवते हैं निंदिया की गोद में, अपना पसीना बहा जाए हो जाए हे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे चलत जाते हैं कदम से कदम मिला, हे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे चलत जाते हैं कदम से कदम मिला। अगर फिसल के गिरी है जानू तो फिर ना उठी है डोला, राजा महाराजा का डोला, बड़े बड़े लोगों ने का डोला, डोला ऊंची नीची टेढ़ी मेढ़ी सड़कों के लिए दौड़ जाते हैं राजा का डोला, अपने जिस्म के खून पसीने के बल पे चलते ही डोला, हैया ना हैया ना हैया ना हैया, हैया ना हैया ना हैया ना हैया, हैया ना हैया ना हैया ना हैया, हैया ना हैया ना हैया ना हैया ना हैया ना डोला डोला हैया ना हैया ना हैया ना हैया, हैया ना हैया ना हैया ना हैया, डोला 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 डोला। मजदूर संगठन। के.एम. तिवारी पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से हैं। बचपन में उन्होंने कुछ दिन एक नौटंकी मंडली में काम किया था और इसके बाद वे जमशेदपुर चले गए थे, जहां उनके पिता इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस इंटक के सदस्य थे। कॉमरेड तिवारी ने कुछ दिन तक वहां काम किया और 1969-70 में गाजियाबाद आ गए। यहां उन्हें एक प्लास्टिक फाइबर प्लांट में नौकरी मिली। 1978 में यूनियन संबंधी सरगर्मियों की वजह से उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। वे तभी से यूनियन राजनीति और कम्युनिस्ट संगठनकर्ता के तौर पर होल टाइमर की भूमिका अदा कर रहे हैं। फिलहाल वो दिल्ली माकपा के सचिव हैं। मैंने उनसे पूछा कि इन कठिन परिस्थितियों में मजदूरों को कैसे संगठित करते हैं। उन्होंने बताया, औद्योगिक क्षेत्र में आए दिन छोटी बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। किसी का हाथ कट गया, किसी का उंगली कट गई, किसी का कुछ कट गया, किसी का चोट लग गई। इस पर अगर हम आम वातावरण में अपना संगठन का प्रचार रखते हैं कि किसी को ऐसी कोई समस्या हो तुरंत इस जगह पर आइए और आपका हम पूरी मदद करेंगे, और इसमें हमने किया। लेकिन मदद करने से क्या मतलब? मदद का मतलब कहीं पे कोई एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट हुआ, वो मजदूर वो अगर आकर के केवल बताता है, वो हमारा मेंबर भी नहीं होता है, तो हम उसे ले करके उसका नाम, उसके बाप का नाम, वो सारी चीज़ें कलेक्ट करके कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अफसरान को फौरन भेजते हैं कि ताकि उसको जाके रजिस्टर्ड करो और उसका मुआवजा दिलवाने की बात करो और उसका इलाज सही तरीके से। तो वो जो वातावरण होता है, तो हम लोग के बारे में तो ये कहा जाता था कि इलाके के अंदर कोई, जैसे आप सुनते हैं उद्योगों में आदमी मर जाता है, पता ही नहीं लगता, चुपचाप घर भेज दिया, गाड़ी पैक करके उनके गांव भेज दिया। आज वहाँ भी परिस्थिति धीरे धीरे ये आ रही है। नहीं तो लोग कहीं से भी भाग दौड़ करके ये खबर किया करते थे कि कांवड़ वो फलाना आदमी मर गया है, उसके बारे में तुरंत करो।
हमें याद है कि 1979 की घटना है, 79-80 की घटना है। राठी उद्योग साउथ ऑफ जीटी रोड में एक फैक्ट्री हो गई थी, बहुत बड़ा राठी वालों का, सागरा वालों का कारखाना था। उसके अंदर एक आदमी के पेट में सरिया, जो लाल बनते निकलती है, वो सरिया घुस गई, वो आदमी दब गया। वहीं से वर्कर कैसे भागा, रात को हम दफ्तर में सो रहे थे, आके मुझे उठा के लेके गया, कहने लगा चल के देखो, नहीं तो उसका मालिक उसकी जो है टुकड़ों को बोरे में भर के पता नहीं भट्टी वट्टी मैंने डालना थी। हमने अपने दूसरे साथी वहाँ जो दफ्तर में थे उनको लगाया कि भाई कलेक्टर के घर पे जाओ, आवाज़ मारो, जो कोई बाहर गेट पे पहरा हो से कहो ऐसे ऐसे बात है। और हम लोग जो है हल्ला बचाते हुए इस गेट पे पहुँचे, उसको रोका। तो इतना लोगों के मन में चला जाना कि ये लोग तुरंत खड़े होंगे। भूषण स्टील में ब्लास्टिंग होती है, इन्फॉर्मेशन सीधा पहले दफ्तर में आता है कि फ़ौरन हस्तक्षेप करिए, इतने लोग बढ़ गए, फ़ौरन गड़बड़ा के आना होता है, नहीं तो ये सब रफा दफा कर देंगे। दूसरा हमारा जो समझदारी थी कि एक तो ये कि संगठन का कितना आपका लोगों के बीच में आम वातावरण आपने अपने पक्ष में बनाया। दूसरा, ट्रेड यूनियन बनाने के लिए ये भी एक तरीका होता है। फिर वो अपने कारखाने में चर्चा होती है, देखो हम गए, हमारा तुरंत ये बात हुई, और आओ चलो सब लोग हम वहाँ चलते हैं। तो उससे हम ये भी तो बात करते, आओगे तो कानून लागू कराएंगे, मास्टर रोल पे नाम चढ़वाएंगे। तो इससे एक तो जाने का, अंदर घुसने का मौका मिलता है। दूसरा है किसी की बेज नहीं दिया, वेतन नहीं दिया, बोनस नहीं दिया, छुट्टी नहीं देते हैं, गुलामी जैसी जब करते हैं तो आदमी क्राइसिस में जब होता है तो दाएं बाएं देखता है कि किससे संपर्क करें। तो एरिया में अगर हम हैं तो हमसे ही संपर्क करेगा। उसको लेकर उसके जो मिलने वाले जितने भी इंडस्ट्री में होते हैं, शुरुआत हम वहाँ से करते हैं कि अगर उसके 5 दोस्त मिलने वाले हैं तो उन 5 के बीच में बैठना और श्रम कानूनों के बारे में, उनके हितों के बारे में बताने की कोशिश की जाती है। अब फिर वो उस दिन बनाएं या 6 महीना लग जाए, वो धीरे धीरे प्रक्रिया बन करके फिर संगठन खड़ा होता है। ये सामान्य तौर तरीका है। दूसरा, समय समय पर औद्योगिक क्षेत्र के अंदर आंदोलन करना, हड़ताल करना, या इलाके के अंदर पुलिस बहुत सारा रिप्रेशन करती है, मालिकों के साथ खड़ी, तो पुलिस के थाने के ऊपर प्रदर्शन करना, अलग अलग थानों पे प्रदर्शन करना, लाल झंडा लेकर के जब खड़े होते हैं तो लोग देखते हैं। ऐसा समय चुनना कि हम शाम को 5 बजे प्रदर्शन करेंगे, 5 बजे जलसा लेके चलेंगे, तो ड्यूटी छूटने वाला भी एम्प्लाई देखता है। तो थाने पर प्रदर्शन हो, ये थाने से मुठभेड़ कर सकते हैं, ये थाने से हमारी सुरक्षा कर सकते हैं। पत्रकार सुबोध वर्मा दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़े हैं। एसएफआई के एक्टिविस्ट रहे और फिर 1988 की हड़ताल की तैयारी के दौरान C2 के होल्ड टाइमर बने। हड़ताल के पहले ही दिन उनको उत्तरी दिल्ली के GT करनाल रोड इंडस्ट्रियल एरिया से गिरफ्तार कर लिया गया और 3 दिन जेल में रखा गया। वो मजदूरों के बीच विश्वास के महत्व पर बात करते हुए कहते हैं, There are umpteen examples in history and recent history also of demands being raised about which there might be a general sense of acceptance. You know, for example, if you say public sector shouldn't be privatized. Now, if you explain it in a bhashan to some workers, they'll probably say, yeah, correct. There's no problem. I mean, they agree with you. But mere agreement is only the first step. They may have sympathy for what you're saying, they may have an intellectual convergence with what you're saying, but that's not sufficient, because as you have said, the step forward from that is this something on which a fight can be carried out, which raises questions of confidence, trust in whether the organization dealing with it or leading it is really capable of doing it. The biggest question is security, in the sense, will this imply a blowback later on which an individual worker will be unable to face? So is this organization sufficiently strong to
fight back also, supposing one worker is thrown out or something. These are all issues that are nebulous but definitely existing inside workers' minds and hearts, and especially so among small scale industries where there is absolutely no job security. Most people don't get appointment letters, or their names are not on registers, and so on and so forth. A daily life of insecurity and also humiliation. So in that condition, these are life and death issues. जनाधार जुटाने के लिए संगठन के पास मझौले स्तर पर लीडरशिप तैयार करनी होती है। नेताओं को सिर्फ सैद्धांतिक कक्षाओं, भाषणों और वैचारिक शिक्षा के जरिए प्रशिक्षण नहीं मिलता। बेशक ये सारी चीजें जरूरी हैं, मगर पर्याप्त नहीं। इसके लिए जरूरी होता है कि उन्हें वास्तविक आंदोलनात्मक गतिविधियों में लगाया जाए, वे संघर्षों को आयोजित और संचालित करने का अनुभव हासिल करें, उन्हें अपनी खूबियों और कमजोरियों को पहचानने के मौके मिलें। लोगों का भरोसा जीतना एक कठिन, धीमी प्रक्रिया होती है और सीधी लकीर पर नहीं चलती। इसमें उतार चढ़ाव आते हैं, कभी धीमी तो कभी तेज गति आती है। लोग तरह तरह के तरीके, तरह तरह के ढंग अपनाते हैं और इस प्रक्रिया में बहुधा गलतियां भी होती हैं। नेतृत्व निर्माण का मसला सिर्फ जिम्मेदारियां देने का मसला नहीं है, बल्कि ये विश्वास व्यक्त करने का सवाल भी है। उस व्यक्ति को यह एहसास होना चाहिए कि अगर उससे कोई गलती हो गई तो ऊपर का नेतृत्व उसके साथ खड़ा होगा, उसको सजा नहीं देगा, बल्कि सब मिलकर उसकी गलतियों को दुरुस्त करने में उसका साथ देंगे। यह आत्मविश्वास सफलताओं से भी बढ़ता है। आप एक छोटे संघर्ष से शुरुआत करते हैं, जहां आपका आकलन यह होता है कि आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आप उन मुद्दों को पहचानते हैं, उनके लिए सही नारे गढ़ते हैं, ऐसे नारे जिन्हें मजदूर भी अपना सकें। हर संघर्ष में आप ऐसी मांगे भी पेश करते हैं जो आपके हिसाब से जीती जा सकती हैं। साथ में आप ऐसी मांगे भी लेकर चलते हैं जो फिलहाल पूरी नहीं हो पाएंगी। क्यों? क्योंकि हर संघर्ष अगले संघर्ष की तैयारी होता है। मजदूरों को हमेशा यह दिखाई देना चाहिए कि उनका फलक सीमित नहीं है। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जीत का भी समान ढंग से जश्न मनाया जाना चाहिए, उनका प्रचार किया जाना चाहिए। हर संघर्ष की कामयाबी और ज्यादा मजदूरों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, संघर्ष के दायरे को फैलाती है। मगर सारी यूनियनें इस तरह काम नहीं करती, चाहे स्वतंत्र यूनियन हो या बूर्जुआ पार्टी के नियंत्रण में चलने वाली यूनियन हो। बहुत सारी यूनियनें तो संघर्ष में यकीन ही नहीं रखती। मजदूर ऐसी यूनियनों को 10% यूनियन का नाम देते हैं। इन यूनियनों का जोर इस बात पर रहता है कि कंसिलिएशन प्रक्रिया यानी सुलह सफाई के जरिए कोई समझौता हो जाए, मजदूरों को थोड़ा बहुत मुआवजा मिल जाए और उसमें से 10% या कुछ ज्यादा कमीशन वे अपनी जेब में डालें। इसके अलावा उन्हें मालिकों से भी कुछ कमीशन मिलता ही होगा। ऐसे यूनियन नेताओं की यही कमाई होती है। ऐसी यूनियनें मजदूर वर्ग की बेहतरी के लिए वास्तविक संघर्ष करने में दिलचस्पी नहीं रखती। उनके लिए यहां वहां छोटा मोटा संघर्ष ही काफी है। इससे मालिकों के बीच उनकी छवि एक शरारती तत्व के रूप में बनी रहती है और बदले में मालिक उन्हें पुचकारने, टुकड़े डालने लगते हैं। कुछ यूनियनों को मालिकों से बाकायदा निश्चित रकम मिलती है ताकि वे मजदूरों को रैडिकल रास्ते पर न जाने दें। फिर मजदूर ऐसी यूनियंस के पास क्यों जाते हैं? इसकी एक वजह तो यही है कि वे भी जानते हैं कि इस यूनियन के पीछे मालिक का हाथ है। लिहाजा उनको लगता है कि इस यूनियन की सदस्यता लेने से उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। दूसरी वजह यह है कि मजदूर मालिकों से किसी तरह का झगड़ा नहीं मोल लेना चाहते, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया इतनी लंबी और थकाऊ होती है कि मजदूर इतने दिन तक टिक नहीं सकते। ऐसे में किसी बिचौलिए यूनियन नेता की मदद से मालिकों के साथ निजी तौर पर समझौता कर लेने का लालच स्वाभाविक होता है। वास्तविक ट्रेड यूनियन राजनीति एक कठोर, बिना तड़क भड़क का काम है। नई दिल्ली में CSDS के प्रोफेसर आदित्य निगम एक जमाने में दिल्ली विश्वविद्यालय में SFI के कार्यकर्ता हुआ करते थे। इसके बाद वे 5 साल तक C2 के होल टाइमर रहे। उन्होंने शाहदरा स्थित झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया में एक ऑर्गेनाइजर के रूप में हड़ताल में हिस्सा लिया था।
वो एक यूनियन ऑर्गेनाइजर के दैनिक जीवन के बारे में बताते हैं। Apart from the strike period, most of the time the activity would be the most drudgery-laden conciliation activity. तो पूरा जो लेबर कोर्ट भी नहीं, लेबर कोर्ट से पहले एक लेबर ऑफिस की, जैसे यहाँ 15 राजकोट में पहले होता था, so each area had those लेबर इंस्पेक्टर ऑफिसेस. तो periodically you write letters of complaint against the Malik, whatever issues, because actually the legal process is also that you have to first go through the conciliation process even before you can initiate any other activity. तो conciliation process के बाद मान लीजिए कि सस्पेंशन हो गया, किसी का डिसमिसल हो गया, things like that, the matter will first go to the conciliation process. तो वो ज़्यादातर चिट्ठियाँ लिखना, तारीखें भुगतना, ये सब करना है. उसके बाद फिर एक बार वहाँ पे सॉर्ट आउट हुआ तो वॉट एवर द डिसीजन देन यू चैलेंज इट इफ यू नीड टू इन द लेबर कोर्ट. दैट इज अनदर प्रोसेस. ओनली व्हेन इट डजंट वर्क ऑन ऑल दीज लेवल्स देन यू गेट इनटू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ स्ट्रगल वगैरह. वो नॉर्मली आती नहीं है, बिकॉज बाय दैट टाइम देयर वाज एक्चुअली, and this is one of the things on which we had a lot of fight within the organization also. Technically C2 का पोजीशन ये था कि हम सेटलमेंट नहीं कर पाए, because basically वो ये 10% 15% वाली यूनियन है कहलाती थी, which basically get the deal done with the Malik and take 10% or 15% of that pocketed themselves. आदित्य बताते हैं कि कभी कभी संगठन के भीतर भी ऐसी प्रवृत्तियों के खिलाफ लड़ना पड़ता है. Their wages are also, the full-timers' wages are also pretty low, and so at some point it becomes, उनके लिए भी मतलब ये है कि कहीं से बना लो पैसा, because they are not working in the factory or anything, so they don't even get that minimum wage for which they fight. So the ones who are coming from a working class background who don't have the backup, middle class वालों के लिए तो backup है, उनके लिए actually the wage doesn't really matter. So there you can be a little holier than thou and say कि हाँ ये upright और uncompromising है. ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता होना एक अभूतपूर्व अनुभव होता है. वृंदा करात लंदन में नौकरी किया करती थी. 1970 में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और वो माकपा के साथ काम करने के लिए कलकत्ता चली आईं. जब इमरजेंसी लगी तो वो कलकत्ते से दिल्ली आ गईं. वो ट्रेड यूनियन आंदोलन में अंडरग्राउंड रहकर काम कर रही थीं. उनका अंडरग्राउंड नाम रीटा होता था और वो उत्तरी और पश्चिमी दिल्ली के कपड़ा मिलों के गेटों पर लोकप्रिय नेता बन गई थीं. बाद में वो माकपा उत्तर दिल्ली की स्थानीय समिति की सचिव बनी और उन्होंने जनरल मजदूर यूनियन को खड़ा करने में एक अहम भूमिका अदा की. 1988 की हड़ताल में वो जनवादी महिला समिति की दिल्ली राज्य सचिव थी. बाद में वो ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन यानी एडवा की सचिव बनी और फिलहाल माकपा पॉलिट ब्यूरो की सदस्य हैं. उन्होंने बताया, When I came to Delhi and I met Comrade Sujit, he asked me what I would like to do. Thank you. And I said that I would like to work with the trade union. So he said, well, the biggest trade union in Delhi is and it was quite normal for Comrade Sujit. It was the emergency, but he never ever felt it was a strange request for a young woman to make, to go straight to the trade union without doing anything, any other work in any other mass organization in Delhi. But he welcomed it and he said, yes, it's fine, you go and work with the textile union workers. At that time, Delhi State Committee Secretary Major Jaipal Singh was already in jail when I came. He had already been arrested. I met Comrade Sujit. He was sort of semi-underground. Didn't meet him in the office. Met him at someone's home. And that was my first meeting with him. And this is what he told me. He said, that's fine. If you want to work, I'll arrange that. And he spoke to the people who were in Delhi. I think Chacha Shadiram was the person who was looking after Delhi in Major's absence. And therefore, he arranged it. And the first meeting I had with the textile workers was when I went to the
Karampura office of the trade union sometime in 77. And I went there to the office and I had a meeting with the trade union leaders there. And in that meeting, Comrade Sri Ram was there, who was the leader of the textile workers at that time. He himself was a textile worker who was a dismissed textile worker. An extremely knowledgeable and militant trade union leader. And extremely supportive. I mean, it was just there was nothing surprising in the fact that a young woman is coming out of nowhere to, in the middle of the emergency, to join the trade union. It was all acceptable. And so I started working. And then it was decided that I should work in North Delhi, where there were 3 textile mills. Because the first meeting I had with the textile workers was in West Delhi. So there were 5 big textile mills in Delhi, 3 belonging to the DCM group, 1 the NTC union, which was government, and 1 Birla mill group. So they decided I should work in North Delhi through the Kamla Nagar office. So that is where I started my work in the trade union. And at that time it was very difficult to work because there was a very big attack on workers' rights. There was a very big attack on unions. And they were also ensuring new productivity norms for the textile workers. Union activity was disapproved of, and anybody who was found active in the unions, there were consequences of it. I mean, they may not be immediately sacked, but there were consequences. You were not allowed to hold gate meetings. Right. You know, in textiles, the main way of communicating with the workers on any issue is to hold gate meetings. So our union was never given permission to hold a gate meeting. The INTUC did hold gate meetings. Then we used to have boards outside the textile union office. Boards means blackboards. And we used to write on the blackboards the message for the workers of that day on different issues. So we were not allowed to write the blackboards until it was something in support of the emergency. So our blackboards for, the years of the emergency, very rarely could we really give a message to the workers through the blackboards. The third thing is that sitting at the gates to collect membership, that was also circumscribed because you used to look and see which workers joining which union. So workers themselves were not very confident. So it was generally an atmosphere of fear. And within that, there was this big attack. And they were mechanizing the mills and bringing in this two-loom system, where it was a two-loom system, and they were trying to increase the machines that each worker could work. So that was a very big issue at the time, during the emergency. So there was growing discontent among the workers. And we used to hold meetings in the mills, in the quarters of the workers. So I had a very good introduction to the living, because it was not just at the gate, because we had to, because of the conditions of work, we had to go to the workers' colonies. And not only to the official workers' colonies, but to all the surrounding slum areas where workers lived. It was that time also that many of the jhugis in that area were being bulldozed, and they were all being shifted to Nandnagari. So the contacts that we are trying to rebuild today between workers' factories and the residential colonies, and the links between the two, which proved to be very critical and crucial in all the consequent strike actions and struggles that took place. That was actually, in a way, we were forced into understanding the importance of it because of the emergency conditions in which, for example, I spent many nights in workers' colonies. I spent many nights in workers' quarters. And then when the bulldozing happened and they shifted to Nandnagari, I spent weeks. Very often I was spending the night there. It's very difficult to come back in the middle of the night. So there was a lot of close contact with the lives outside the factories also of the workers. So we got to know the families of the workers. We got to understand the different cultures in which, from the factory gate to the living area, the residential area, what were the issues. So it was a huge learning process for me. And along with the Textile Workers Union, I was a member of the local committee then.
So I was also working with other sections of the working class, unorganized workers. I was working with handloom workers because there was a big colony of handloom workers there. And then it was at that period also that many of the new industrial areas were being set up in and around Delhi. So, for example, an industrial area like Wazirpur, an industrial area like, Rana Pratap Bagh, GT Karnal Road. So those were the areas where we were also expanding, using the textile workers' base, and we were expanding to other industrial areas and to workers' colonies. And I think in Delhi at that time, the committee where I was fortunate enough to be deputed to, the North Delhi Committee under Sri Ram's leadership, was one of the most political interventions among workers and mobilizing workers. It was very good at that time. It was after the emergency. We couldn't really work in that open way before. But there was a huge, a spontaneous coming to the red flag. And there was the suppressed discontent of the workers was out in the open, and there were so many struggles, strikes, militant actions in which our union was very involved, and me as a joint secretary of the union, I was extremely involved in them. So it was really at that time when you felt that, this is the heart of, the changes that we are expecting in the political scenario in Delhi. अक्टूबर 1988, हड़ताल की तैयारी। हर जोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है। तुमने मांगे ठुकराई है, तुमने तोड़ा है हर वादा। तुमने मांगे ठुकराई है, तुमने तोड़ा है हर वादा। चीनी हमसे सस्ती रोटी, तुम चटनी पर हो आमादा। चीनी हमसे सस्ती रोटी, तुम चटनी पर हो आमादा। तो अपनी भी तैयारी है, तो अपनी भी तैयारी है, हमने भी ललकारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा। दिल्ली के मजदूर वर्ग ने 80 के दशक में 3 बड़ी हड़तालों में हिस्सा लिया। 1986 की 1 दिन की हड़ताल, 1987 की 3 दिन की यानी 72 घंटे की हड़ताल और 1988 की 7 दिन की हड़ताल। इन सभी आंदोलनों में न्यूनतम वेतन सबसे बड़ी मांग थी। दिल्ली में अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए मिनिमम वेज की दर 1982 में 300 रुपये तय की गई थी, जो 1988 तक बढ़कर 562 यानी 262 रुपये अधिक हो गई थी। मगर इस बीच में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 334 पॉइंट ऊपर जा चुका था। इसका मतलब यह था कि तनख्वाह तो बढ़ी थी मगर उसका मूल्य घट गया था। इसलिए 7 दिन की हड़ताल में एक मुख्य मांग ये थी कि न्यूनतम मजदूरी की दर 562 से बढ़ाकर 1050 रुपये की जाए और प्राइस इंडेक्स में प्रत्येक अंक की बढ़ोतरी पर 2 रुपये का महंगाई भत्ता मिले। दूसरी मुख्य मांग मजदूरों की जिंदगी के हालात से संबंधित थी। दिल्ली के मजदूरों की एक विशाल बहुसंख्या गैर कानूनी मानी जाने वाली झुग्गियों में रहती थी। ये दिल्ली के लिए कोई अनूठी बात नहीं थी। दुनिया भर के महानगरों में मजदूरों की हालत ऐसी ही है। जैसा कि माइक डेविस याद दिलाते हैं, हम प्लैनेट ऑफ स्लम्स यानी झुग्गियों के ग्रह पर रहते हैं। शहरी मध्यवर्ग और रईसों को गरीबों का श्रम तो चाहिए, पर वे उनके शरीरों से नफरत करते हैं। मुख्यधारा का विमर्श झुग्गियों को अपराधों और गंदगी के गढ़ के रूप में देखता है, मगर सच्चाई यह है कि किसी भी शहर के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और यहां तक कि सांस्कृतिक जीवन को भी यही झुग्गियां संभाले रहती हैं। वे गरीबों के विश्वविद्यालय हैं, जहां वे एक महानगर में जिंदा रहने की कठोर कला सीखते हैं।
पूंजीवाद इन झुग्गी बस्तियों के बिना जिंदा नहीं रह सकता। लिहाजा इस हड़ताल की एक प्रमुख मांग थी कि झुग्गी वासियों को स्थायी आवास अधिकार दिए जाएं। इसके अलावा मजदूरों की और मांगे भी थीं, जैसे ठेका व्यवस्था यानी कॉन्ट्रैक्ट लेबर को खत्म किया जाए, स्थायी काम के लिए स्थायी नौकरी दी जाए, बराबर काम के लिए बराबर तनख्वाह दी जाए, 20 या इससे अधिक महिला कामगारों वाले कारखानों और प्रतिष्ठानों में बालवाड़ी या क्रैश खोली जाए, मजदूर विरोधी कानूनों को रद्द किया जाए और मौजूदा श्रम कानूनों को सही ढंग से लागू किया जाए। 1986 में पहली बार मैंने एक औद्योगिक हड़ताल को करीब से देखा, आमने सामने एसएफआई के कार्यकर्ताओं की एक टीम के तौर पर। उस वक्त ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं में आम समझ यह थी कि दिल्ली में आप 1-2 दिन की हड़ताल तो कर सकते हैं, लेकिन इससे लंबी कोई हड़ताल कामयाब नहीं हो सकती। इक्का दुक्का फैक्ट्रियों में या खास उद्योगों में आप भले ही लंबी हड़ताल कर लें, मगर पूरे शहर के स्तर पर कई दिन की औद्योगिक आम हड़ताल असंभव। इसकी एक राजनीतिक वजह भी थी। जब 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में विभाजन हुआ और माकपा का गठन हुआ, तो अन्य राज्यों के विपरीत दिल्ली में भाकपा का कोई ऐसा महत्वपूर्ण नेता नहीं था जो माकपा के साथ आया हो। सीटू का गठन 1970 में हुआ। उस समय तक दिल्ली में एकमात्र वामपंथी यूनियन एटक थी जो भाकपा से संबद्ध थी। भाकपा के कांग्रेस समर्थक रवैये की वजह से एटक भी जुझारू संघर्ष खड़ा करने से कतराती थी। बाकी यूनियनों से तो किसी संघर्ष की उम्मीद ही बेकार थी। लिहाजा जब सीटू ने 1987 में 72 घंटे की हड़ताल का प्रस्ताव रखा, तो किसी भी दूसरी यूनियन ने उसका समर्थन नहीं किया। उनका तर्क था कि मई 1987 में न्यूनतम मजदूरी दर 414 रुपए से 489 रुपए कर दी गई है, सो अब मजदूर और ज्यादा इजाफे के लिए यूनियन के आह्वान पर ध्यान नहीं देंगे। मगर सीटू ने पैर नहीं खींचे और फलस्वरूप 72 घंटे की हड़ताल कामयाब रही। कमोबेश यही कहानी 1988 में एक बार फिर दोहराई गई। इस बार भी दूसरी ट्रेड यूनियनों का यही मानना था कि सीटू अति उत्साह में काम कर रही है, खासतौर से जबकि सरकार ने न्यूनतम मजदूरी दर को 489 से बढ़ाकर 562 कर दिया था। उनको लगता था कि दिल्ली के मजदूर इतनी लंबी हड़ताल में कभी नहीं टिक पाएंगे, मगर मजदूरों में जबरदस्त गुस्सा था। इस हड़ताल में मजदूरों के बीच सबसे लोकप्रिय नारा था, जीना है तो लड़ना होगा। उस वक्त दिल्ली सीटू के सचिव थे कॉमरेड सूरजभान भारद्वाज। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से आए कॉमरेड भारद्वाज का राजनीतिकरण आजादी के संघर्ष में हुआ था। वे कानपुर स्थित जेके कॉटन में नौकरी करते थे। इस दौरान वो एटक के नेता बने और 1961 में भाकपा में शामिल हुए। जब 1964 में पार्टी में विभाजन हुआ तो वे माकपा के साथ आ गए। गाजियाबाद में सीटू का संगठन खड़ा करने के लिए कॉमरेड मेजर उन्हें यहां ले आए। खुद मजदूर वर्गीय परिवार से और बहुत सारे संघर्षों से गुजरने के फलस्वरूप सीटू को इस हड़ताल के लिए तैयार करने में कॉमरेड भारद्वाज का सबसे बड़ा हाथ था। उन्होंने मजदूरों के भीतर धधकते गुस्से को पहचाना। वे समझ गए थे कि अब मजदूर वार करने के लिए तैयार हैं। संगठन के बिना स्वतःस्फूर्त आंदोलन धूमकेतु की तरह होता है, लेकिन स्वतःस्फूर्तता से रहित संगठन दलदल होता है। सीटू के नेतृत्व ने हड़ताल की सफलता सुनिश्चित करने के लिए एक बहुस्तरीय योजना बनाई। मजदूर वर्ग के असली आकार के मुकाबले सीटू की वास्तविक सदस्यता बहुत ही नगण्य थी। सीटू की ताकत गाजियाबाद में तुलनात्मक रूप से थोड़ी ज्यादा थी, मगर दिल्ली की ट्रेड यूनियन राजनीति में तो सीटू की मौजूदगी बहुत ही मामूली थी। हमने तय किया कि हम अकेले करेंगे, दिल्ली माकपा के तत्कालीन सचिव और सीटू के उपाध्यक्ष जोगेंद्र शर्मा ने मुझे बताया। जब हम करते थे तो पहले पूरी तैयारी करते थे। एक तो आपको टाइमिंग देखना होता है कि किस वक्त मजदूर उस पर किस तरह का हमला है, वो लड़ने के लिए कितना तैयार है, और वो लड़ने के लिए निकल पड़े तो क्या भरोसा वो मांगता है हमसे। ये सारे पहलू होते हैं जिन पर लीडरशिप को सोचना पड़ता है। अगर वो नहीं होगा तो अकेले नारे पर वो हड़ताल पर नहीं जाएगा, उसको कुछ भरोसा मिलना चाहिए। तो वो आप कैसे देंगे और क्या भरोसा देंगे जिस दम पर
होता है ना, खूंटा है जिसके दम पर लड़ जाता है आदमी, वो खूंटा चाहिए होता है। तो वो खूंटा बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को तैयार करना होता है। तो वो हमारा 3, 4, 5 महीनों का एक बहुत लंबी और एक्सरसाइज होती थी कि उस खूंटे को तैयार करना। 80 के दशक के आखिर तक आते आते दिल्ली की 5 बड़ी कपड़ा मिलें मजदूरों की छटनी करने लगी थीं और अगले 1 दशक के दौरान एक एक करके ये 5 कारखाने बंद हो गए। इसका मतलब ये था कि हड़ताल के लिए मजदूरों की मारक शक्ति घटती जा रही थी। अब तक कपड़ा उद्योग की संगठित और ताकतवर यूनियनें मजदूर वर्ग की तमाम औद्योगिक कार्रवाइयों का नेतृत्व किया करती थीं। प्रमुख ट्रेड यूनियन नेता भी इन मिलों में पांव जमा चुके थे, क्योंकि यहां बड़ी संख्या में मजदूरों तक पहुंचना और उनको संगठित करना आसान था। तब सीटू ने अपने ढंग की एक नई कार्यशैली विकसित की। सीटू ने औद्योगिक क्षेत्र के अलग अलग कारखानों में अलग अलग घुसपैठ बनाने की बजाय पूरे औद्योगिक क्षेत्र को एक इकाई के रूप में संबोधित करने का फैसला लिया, मानो पूरा औद्योगिक क्षेत्र ही एक विशाल फैक्ट्री हो। सीटू के नेतृत्व को यह अंदाजा था कि पूरे औद्योगिक इलाके तक पहुंचने के लिए आपको मजदूरों के घरों में जाकर संपर्क करना होगा। इसका मतलब यह था कि औद्योगिक इलाके के आसपास बसी सारी झुग्गी बस्तियों में बड़े पैमाने पर जाकर संपर्क किया जाए। इसमें जेएमएस के कार्यकर्ताओं ने एक अहम भूमिका अदा की। वे दोपहर को पुरुषों के काम पर जाने के बाद आसानी से मजदूरों के घरों में जा सकती थीं। इसके अलावा चूंकि अब बहुत सारी महिलाएं भी मजदूरों की जमात में शामिल हो चुकी थीं, इसलिए वे इन महिला मजदूरों से भी खुलकर बात करती थीं। बृंदा करात के शब्दों में इसका कारण यह था कि जेएमएस की जड़ें और आधार मजदूर वर्ग की बस्तियों में ही था। हाल के सालों में जेंडर आधारित भेदभाव और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भेदभाव के आपसी संबंधों पर गौर करना नारीवादी ऑर्गेनाइजिंग और अध्ययनों का अहम हिस्सा बन गया है, जिसे अंग्रेजी में इंटरसेक्शनैलिटी कहा जाता है। 7 दिन की हड़ताल के लिए की गई ऑर्गेनाइजिंग की कोशिशें इसका बहुत बढ़िया उदाहरण है। अक्टूबर में 8 से 10 तारीख के बीच माकपा का दिल्ली राज्य सम्मेलन आयोजित किया गया। पार्टी नेतृत्व ने 7 दिवसीय हड़ताल को एजेंडा में प्रमुखता से जगह दी और राज्य की सभी कमेटियों से आह्वान किया कि वे इसके लिए बढ़ चढ़कर काम करें। सफदर भी इस सम्मेलन में एक डेलीगेट के तौर पर शामिल था। जोगेंद्र शर्मा ने मुझे बताया, हम तमाम पार्टी की जनरल बॉडी मीटिंग करके एक एक पार्टी मेंबर को पॉलिटिकली, आइडियोलॉजिकली, ऑर्गेनाइजेशनली तैयार करते थे कि ये स्ट्रगल क्यों जरूरी है और क्यों मजदूर तैयार है और हम क्या क्या करेंगे तो ये हो जाएगा और उससे क्या होने वाला है, इसके लिए हमें लड़ना है। दिमागी तौर पर पॉलिटिकली, ऑर्गेनाइजेशनली, एजुटेशनली एंड आइडियोलॉजिकली अपने पार्टी रैंक को तैयार करना है। दूसरा स्टेप्स आपका है कि जो ट्रेड यूनियन की लीडरशिप है उसको तैयार करना। अगर ट्रेड यूनियन की लीडरशिप पूरी तैयार नहीं होगी लोवेस्ट लेवल तक की, तो मजदूर नहीं निकलेगा, उसको तैयार करना। जब आप उसको तैयार कर रहे हैं तो उसके साथ साथ किसी ना किसी एक्टिविटीज के अंदर सड़कों पर निकालते रहो, किसी ना किसी सवाल के ऊपर। सिर्फ मीटिंगें करना और भाषणबाजी करना, इससे कोई तैयारी नहीं होती है। सड़कों पर निकालना, धीरे धीरे उनके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना और उठाना, ऊपर ले जाना, ये दोनों प्रोसेस साथ चलाने पड़ते हैं। एक तरीके से नहीं हो सकता है ये बात कि सिर्फ आप भाषणों से होने लगे अब तक क्रांति हो जाती भाषणों से नहीं होता है ये, धीरे धीरे। वो होता ना, गाना था, करेगी मोहब्बत असर धीरे धीरे, उठेगी नजर तुम्हारी धीरे धीरे। तो ये कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे बिल्टअप होता है। तो वो कॉन्फिडेंस बिल्टअप क्या हम कर ले जाएंगे, कर रहे हैं 3 महीने का। अच्छा, आज एक वो लिया, मीटिंग लिया, ये करो, वो हो गया, और उठाओ, हो गया, अरे ये कर सकते हो तो वो भी कर सकते हो। वो विश्वास पैदा करना, आत्मविश्वास। मतलब तैयारी का मतलब संगठन की ये तैयारी है, सिर्फ भाषण नहीं। लेकिन उसके साथ साथ बाकी तमाम जन संगठन और जितने सिंपैथाइजर हैं उनको भी उसी रूप में साइमल्टेनियसली तैयार करना, सिर्फ टीयू को नहीं। चाहे वो महिला समिति हो, चाहे वो नौजवान सभा हो, एसएफआई हो, टीचर्स हो,
दूसरे वाइट कॉलर्स हों, कल्चरल फ्रंट हों या हमारे सिंपैथाइजर्स हों, जितने भी हैं, उनको भी लगातार अप्रोच करना। इस स्ट्रगल आ रहा है, पैसा दीजिए, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो सबको तैयार करना, सिर्फ उसी को नहीं, टीयू को। क्योंकि ये मुझे मालूम था कि अकेले हमारी ताकत उतनी नहीं है कि हम ये काम कर ले जाएं। अगर इसके साथ साथ पूरी पार्टी को और तमाम जन संगठनों को नहीं जोड़ेंगे और उसके साथ साथ बाहर के लोगों को नहीं जोड़ेंगे, नहीं हो पाएगा। और ये तरीका कमेटी फॉर कम्युनल हार्मनी में भी मैंने इस्तेमाल किया था। मैं बाद में इसका जिक्र करूंगा कि बाहर के लोगों को भी लाओ, सिर्फ अपने इन्फ्लुएंस के लोगों को नहीं लाओ, बाहर के लोगों को भी लाओ। तो उनको ले जा करके, जैसे इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर हम प्रोफेसरों को ले जाते थे, राजेंद्र सच्चर को ले गए, आइए भाषण दीजिए, सिर्फ अपने लोगों को नहीं तैयार कर रहे। और फिर वो गए, दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रिटायर्ड आकर के आपके बीच में क्या बोल करके गए, उनको खूंटा भी लगा कि हाँ सही बात। C2, JMS और DYFI सहित अपने विभिन्न जन संगठनों के माध्यम से पार्टी ने मजदूरों के बीच एक विशाल प्रचार अभियान शुरू किया। इस सिलसिले में इंद्राणी मजुमदार ने कुछ संख्याएं जमा की हैं। इस अभियान में कुल 6,80,000 पर्चे, 40,000 पोस्टर और 24,000 पोस्टर स्ट्रिप का इस्तेमाल किया गया। 1,000 से ज्यादा नुक्कड़ सभाएं आयोजित की गईं, जिनके माध्यम से अभियान मजदूर बस्तियों के कोने कोने में पहुंचा। इलाके के स्तर पर होने वाली इन मीटिंगों के अलावा 11 नवंबर से 21 नवंबर के बीच एक सेंट्रल हड़ताल रथ भी हर इलाके से गुजरा। इस रथ या टेम्पो अभियान के माध्यम से जो असंख्य मीटिंगें संबोधित की गईं, उनसे मजदूरों में जबरदस्त जोश पैदा हुआ और तैयारियां नई ऊंचाई तक पहुंची। इंद्राणी की रिपोर्ट हमें यह समझने में मदद करती है कि किस तरह तैयारी के काम की सैकड़ों छोटी छोटी बातें, थका देने वाली और अक्सर अंतर्विरोधी सांगठनिक प्रक्रियाएं सब मिलकर एक साझा और एकबद्ध योजना को दिशा दे रही थी। उस वक्त मुझे तैयारियों के स्तर का जरा भी अंदाजा नहीं था, न ही मैं हड़ताल के ऐतिहासिक महत्व को समझता था, मगर सफ्तर समझता था। वो हर रोज सुबह पार्टी दफ्तर में पहुंच जाता, जो भी काम वो कर सकता करता। दिन भर विभिन्न जन संगठनों के कार्यकर्ता पार्टी दफ्तर में आते जाते रहते थे। सफदर सबसे बात करता, खासतौर से ट्रेड यूनियन कॉमरेड से बात करके मजदूरों की जिंदगी और काम के हालात के बारे में सीखने की, उनकी मांगों को समझने की, उनके संघर्षों, उनकी ख्वाहिशों और उम्मीदों को जानने की हरदम कोशिश करता रहता। फिजा में बिजली कौंध रही थी और सफदर वो लाइटनिंग रॉड था जिसके जरिए ये बिजली जन्म तक पहुंची। बोल हल्ला बोल, 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 बोल हल्ला बोल। हल्ला बोल सफदर हाशमी की मौत और जिंदगी के लेखक हैं सुधन्वा देशपांडे। मूल अंग्रेजी से हिंदुस्तानी अनुवाद योगेंद्र दत्त। इस किताब के अंग्रेजी प्रकाशक हैं लेफ्टवर्ड बुक्स और हिंदी प्रकाशक हैं वाम प्रकाशन। इस पॉडकास्ट के प्रोडक्शन असिस्टेंट हैं हिमांशु सिंह, साउंड एडिटर ध्रुव राय, फोटोग्राफर तपेश शर्मा, ग्राफिक डिजाइन शर्ना दस्तूर। पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग हर्ट साउंड स्टूडियो नई दिल्ली में हुई है। साउंड रिकॉर्डिंग और मास्टरिंग मोहम्मद हसन सिद्दीकी उर्फ हसन भाई। सिग्नेचर ट्यून MD पल्लवी। ऑडियो इंटरव्यूज के लिए आभार जननाट्य मंच और सुधन्वा देशपांडे। अन्य आभार काजल घोष, परचम, जननाट्य मंच, बेयरफुट, समीरा अयंगर, विनूता माल्या, हसन भाई का पूरा परिवार, अमृता सुभाष, रत्ना पाठक शाह और नसीरुद्दीन शाह। इस एपिसोड में आवाजें
सुधन्वा देशपांडे, सुबोध वर्मा, आदित्य निगम, बृंदा करत, जोगिंदर शर्मा, कॉमरेड KM तिवारी और सानिया हाशमी। पॉडकास्ट के निर्देशक हैं आशीष पालीवाल और सुधन्वा देशपांडे और निर्माता हैं आशीष पालीवाल।